जय हिंद। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एचडब्ल्यूएम पर। और जैसा कि हम लोग इस समय सीटेट को टारगेट कर रहे हैं, जैसा कि आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है फरवरी में, तो डेली को आपको जो है प्रैक्टिस करते चलना है। और इसमें हम लोग मैथ्स पेडागोजी के साथ-साथ मैथ्स के जितने क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं पेपर में, सारे क्वेश्चंस के लेवल को आपको देखना है, समझना है, सारे को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लास आपकी लाइव हो चुकी है, जल्दी सभी लोग जुड़ जाएँगे और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आज हम देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। सारे क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग प्रिपेयर हो जाइए कॉपी पेन लेके और साथ में मोटिवेट रहिए, कुछ नया सीखेंगे और डेली आपको ऐसे सीखते हुए चलना है। और पिछली आपकी लगभग 2-3 क्लासेस पीछे हो चुकी हैं, तो जाके आप लोग प्लेलिस्ट में क्लासेस को देख लेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस को एक बार आपको ट्राई ज़रूर करना है, कोशिश ज़रूर करना है, जो भी आंसर आए कमेंट के माध्यम से बताना है। और जहाँ भी आपको डाउट लगता है, जिस भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट के माध्यम से बताएँगे और समझते हुए चलेंगे। तो एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर देंगे और साथ में शेयर कर देंगे। और क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आने वाले हैं, क्वेश्चंस को एक बार देखना है, समझना है और उसको एक बार सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे हैं, एक बार उसको देखेंगे, समझेंगे और जो भी आंसर आए कमेंट के माध्यम से आप बताएँगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन। एक बार क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और एक बार कोशिश करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे -3 का होल क्यूब इंटू 0.3 का होल स्क्वायर इंटू दिया है 2 इंटू 01 का मान स्थित है। बताना है आपको इसका मान जो है कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए दिया हुआ -2.5 और -2.25 के बीच में। ऑप्शन बी यहाँ पे 3 और 3.5 के बीच में। ऑप्शन सी है -3.5 और -2.5 के बीच में। और ऑप्शन यहाँ पे डी आपके पास 2.5 और 3.5 के बीच में। ठीक है, एक बार सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आए कमेंट के माध्यम से आप बताएँगे और डेली आपको ऐसे ही सीखते हुए, पढ़ते हुए चलना है। अभी से आपको लग जाना है अपने एग्ज़ाम के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। और कहीं भी कोई डाउट है तो आप लोग बताएँगे। मैं ऑडिबल हूँ, विज़िबल हूँ, तो एक बार कमेंट के माध्यम से आप लोग बताएँगे, ठीक है? चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चलिए आपने सॉल्व किया तो अच्छी बात, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, देखेंगे, समझेंगे। -3 है, -3 का यहाँ पे दिया हुआ है होल क्यूब और इंटू कितना है, इंटू है आपका माइनस 0.3 का होल स्क्वायर है और इंटू 0.01 है। वो 2 नहीं है, वो 2 गलती से लिख गया है, ठीक है? ये आपका क्वेश्चन है, 2 को आप लोग कैंसल कर देंगे, वो पावर 2 था, चलिए कोई बात नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल करेंगे तो देखेंगे आएगा आपका -27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? -27 हो जाएगा। इसमें अभी भी कुछ लग रहा है कि यहाँ पे टाइपिंग एरर है, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन को एक बार। थोड़ा-सा आप लोग रुकेंगे, क्वेश्चंस में कुछ टाइपिंग एरर है। चलिए इसको एक बार आप लोग देखेंगे, समझेंगे, सारे ही क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा-सा टाइपिंग एरर उसको सही करेंगे। यहाँ पे पावर में -2 है, ठीक है? पावर में क्या आपका जो 2 लिखा है ये -2 है, ठीक है? इसको सही कर लेंगे। क्वेश्चन में थोड़ा-सा टाइपिंग एरर हो गया था, कोई बात नहीं। छोटी-छोटी गलतियाँ कभी-कभी हो जाती हैं। तो ये आपका पावर में क्या है, -2 है। इसके बाद देखेंगे ये आपका बनने वाला है, पावर में -2 है, तो पावर को हम पॉज़िटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा कर देंगे। 1 अपान हो जाएगा 0.3 का होल स्क्वायर इंटू कितना हो गया 0.01, ठीक है? चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बनेगा आपका माइनस 0.27 0 माइनस आपका 27 -27 को करेंगे तो ये बनेगा आपका -0.9 बन जाएगा, 0.3 का होल स्क्वायर और इंटू ये कितना है 0.01 है, 0.01 है, ये भी सही कर लेंगे। थोड़ा-सा ये सब सारी चीज़ें थोड़ा-सा गलत टाइप हुई हैं। 0.01 है ये, 0.01 है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। यहाँ से पॉइंट क्या हो गया, कैंसल हो गया। फाइनली क्या बचेगा आपका -27 अपान 9 बचने वाला है, जो कि किसके बराबर होगा, -3 के बराबर होगा, -3 और -3 किसके किसके बीच होता है, तो -3 -3.5 एंड -2.5 के बिटवीन होगा, ठीक है? बिटवीन बिटवीन -3.5 एंड -2.5 चेक करेंगे यहाँ पे -3.5 और -2.5 के बीच में आपका क्या आएगा, -3 आएगा। नंबर लाइन बनाना आपको आता है, बनाएँगे तो इधर देखते हैं आप लोग कि राइट में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, ये मिडिल में क्या होता है 0, ये 1 है, ये 2 है और आपका 3 है। ऐसे ही आगे भी इधर आएँगे तो ये आपका -1, ये -2 और ये आपका -3।
और आगे कितना -4। तो -3 कहाँ पे होगा? तो -3 ऑप्शंस के अनुसार -2.5 और -3.5 के बीच में होगा। ये आपका -2.5 और ये आपका -3.5 के बीच में क्या दिख रहा है आपको? -3 दिख रहा है। यहाँ पे आंसर क्या होगा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी। तो थोड़ा-सा यहाँ पे टाइपिंग एरर है 2 चीज़ों का, उसको सही कर लेंगे। ये पावर में -2 है और ये 0.01 है। ठीक है। ठीक है, ये तो सही लिखा गया है। बाकी वो 2 नहीं है, वहाँ पे -2 है। चलिए। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएँगे। मैंने आसान भाषा में आपको समझा दिया है। सारी चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए चलेंगे और सारे क्वेश्चन्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि x और y क्रमशः कोण 60 अंश के समपूरक और पूरक हैं तो x प्लस y का मान बराबर है। ऑप्शन आपके पास है 120 डिग्री, ऑप्शन बी है 135 डिग्री, ऑप्शन सी है 145 और ऑप्शन डी आपके पास 150 डिग्री। चलिए बताएंगे क्या आंसर इसका आएगा आपका। तो नंबर 2 को एक बार ट्राई करेंगे, जो भी आपका आंसर है कमेंट के माध्यम से बताएंगे। एक बार क्वेश्चंस को ट्राई जरूर करना है, गलतियां होंगी कोई बात नहीं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए समपूरक कोण का और पूरक कोण का। तो देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट को पहले आप लोग समझेंगे। कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है कि अगर आपको सप्लीमेंट्री की बात करें, किसकी बात कर रही है? सप्लीमेंट्री एंगल की। सप्लीमेंट्री एंगल की बात की जाए, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? समपूरक कोण। संपूरक कोण जिसे बोलते हैं, तो संपूरक कोण का मतलब ये है कि जहाँ पे दो कोणों का योग कितना होगा आपका? दो कोणों का योग कितना होगा? एक्स प्लस वाई। जो वैल्यू होगी वो आपकी होगी 180 डिग्री। कितनी होगी? 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई दिया हुआ है तो हम ए प्लस बी मान लेते हैं। ये आप कंफ्यूज जाएंगे यहाँ पे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी 180 डिग्री होगी सप्लीमेंट्री में। एक कॉन्सेप्ट सप्लीमेंट्री का है और कंप्लीमेंट्री का क्या है? कंप्लीमेंट्री का देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से बोलते हैं हम लोग पूरक कोण। पूरक कोण कहते हैं। का कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ पे दो कोणों का जो योग होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है और यहाँ पे कितने के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। ये क्या इसका कॉन्सेप्ट है? यहाँ पे क्या कर रहा है कि यक्स और वाई क्रमशः 60 अंश के संपूरक। यक्स जो है वो 60 अंश का संपूरक है और जो वाई है वो 60 अंश का पूरक है। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, तो 60 अंश का संपूरक हम निकाल देंगे। 60 डिग्री का संपूरक कोण निकालेंगे। संपूरक कोण 60 डिग्री का संपूरक कोण ये बराबर होगा ये आपका यक्स है और ये बराबर होगा 180 में से हम 60 को माइनस करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस दोनों कोणों का योग कितना होता है आपका? होना चाहिए 180 डिग्री, इसलिए हम 160 में 180 में से 60 घटाएंगे तो आएगा आपका 120 और 120 में 60 जोड़ेंगे तो आपका 180 ही आएगा। इसीलिए 60 का जो संपूरक होगा वो आपका क्या होगा? 120 होगा। 60 डिग्री का संपूरक कितना होगा आपका? 120 होगा और 60 डिग्री का हम लोग पूरा कोण निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? पूरा कोण। और पूरा कोण किसके बराबर बोल रहा है? वाई के। और होता क्या है? 90 डिग्री पूरा सम उसका। इसमें से 60 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 30। मतलब 60 का पूरक क्या है? 30 है। मतलब 60 में 30 आप लोग ऐड करेंगे। 60 में 30 को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है? 90। और 120 में 60 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 180। यहाँ से पूरक संपूरक यहाँ से हमने क्या किया? निकाल दिया। किसका? 60 डिग्री का। संपूरक कितना आएगा 60 का? 120। ठीक है, पूरक कितना आएगा आपका? 30 डिग्री। अब यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू हमें हमें मिल चुकी है तो क्या करना है? हमें एक्स प्लस वाई निकालना है। एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है? 120 डिग्री और वाई की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 150 डिग्री। 150 डिग्री आपकी आने वाली है। यहाँ पे आंसर चेक करेंगे, आंसर है यहाँ पे आपका डी सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। जिन्होंने डी ऑप्शन दिया वेरी गुड।
बाकी कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से बताएँगे, डाउट नहीं है तो एक बार थम्स अप कर देंगे या फिर यस सर लिख देंगे और चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सारे कॉन्सेप्ट को जो भी कॉन्सेप्ट आपके लिए नए हैं उसको नोट करेंगे नोटबुक में, जिससे कि एग्ज़ाम के समय उसको रिवाइज़ कर पाएँ क्योंकि एग्ज़ाम समय में आप क्लासेस नहीं देख पाएँगे, लंबी-लंबी क्लासेस होती हैं, बड़ी क्लासेस होती हैं। इसलिए आपको एक शॉर्टकट नोट्स बनाते चलना है जिसमें कि आप एग्ज़ाम के समय बार-बार उसको मतलब 1 हफ्ता पहले उसको रिवाइज़ कर पाएँ और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ और एग्ज़ाम में अपने समय को और अपने कॉन्सेप्ट को बचाते हुए सारे क्वेश्चंस को कर पाएँ और अपने नंबर्स को मतलब गेन कर पाएँ। मतलब आपका हमारा करने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम में होता क्या है, एग्ज़ाम में आपके पास होता है, एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, टाइम मैनेज करना होता है, क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट भी देखना है, तो इन सारी चीज़ों को अगर आपको एग्ज़ाम में सब कुछ मैनेज करना है, तो इसलिए आपको पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो नोट करेंगे एक बार, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे इसके बाद आने वाला है। ट्राई करेंगे इसे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे बताएँगे क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है, बताएँगे क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे मोबाइल, लैपटॉप जहाँ भी देख रहे होंगे, एक बार कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। सीटेट जो आपका ये गणित क्रांति बैच है, ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, तो इसको आपको देखना है, समझना है, सारे कॉन्सेप्ट को नोट करना है और बिल्कुल फ्री क्लासेज़ हैं, केवल आपको प्रैक्टिस करना है डेली और इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं अगर आप लगातार, तो आसानी से एग्ज़ाम आप लोग क्लियर कर पाएँगे। ज़्यादा आपको बर्डन नहीं लेना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आसानी से आप सीटेट को क्रैक कर पाएँगे। डेली आपको बस पढ़ते हुए चलना है, सीखते हुए चलना है, ठीक है? चलिए नोट कर लिया होगा आपने, तो अच्छी बात है। नहीं किया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि ए और बी अंक इस प्रकार है कि 3a प्लस B7 यहाँ पे कह रहा है, बराबर कितना आपका यहाँ पे है 62 है, तो ए और बी के दुगने का मान यहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे अगर आपने सॉल्व कर लिया तो एक बार आंसर लिख देंगे, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, देखना है अपनी स्क्रीन पे कॉपी और पेन रख देना है और ध्यान से समझना है। अगर सॉल्व किया है तो एक बार आंसर्स लिख देंगे, नहीं किया है तो कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है 3a और ये आपके पास है B7। कितना आया है आंसर आपका 62 आया हुआ है। कितना 62 जोड़ने पे। बताइए हम ए की वैल्यू क्या रखें कि 2 आए? हमें ए की वैल्यू यहाँ पे क्या रख सकते हैं? ए की वैल्यू अगर हम 5 रख लें, क्या रख लें 5, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है? 7 और 5 12 हो जाएगा, कैरी आपकी बच गई 1, क्या बच गई? 1 बच गई। अब 3 1 4 तो हो गया, अब आपको लाना क्या है 6। इसका मतलब ये है कि बी की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा आपको 2 रखना पड़ेगा। यहाँ से जो संभव मान होगा ए का वो आपका 5 हो गया और बी की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2 हो गई। तो यहाँ से ए बी कह रहा है, तो ए बी यहाँ पे देखा जाए तो नंबर जो ए बी होगा वो कितना होगा 52। ए बी की दुगने की बात कर रहा है, ए बी की दुगने की बात कर रहा है, ए बी के दुगने की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। हम लोग क्या करेंगे 52 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 50 में, तो कितना आएगा आपका 104, 104 आने वाला है। 104 क्या होगा इसका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही सही है। चलिए नोट कर लेंगे इसे और चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। के बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4th, इसको नोट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4th इसके बाद देखेंगे। जिन्होंने अभी तक 3 क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, अभी जॉइन किया है सेशन को, तो जाके आप लोग स्टार्टिंग से क्लास को देख लेंगे, क्लास होने के बाद। फिलहाल आप लोग यहीं से क्लास को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे, समझेंगे। सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पे 4th, तो एक बार नोट कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4th है, बताएँगे क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4th है, कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन ए और आर के लिए सही विकल्प चुनें। कथन ए कह रहा है यहाँ पे, जो शिक्षक गणितीय अवधारणाओं को विद्यार्थियों के आसपास की वस्तुओं से जोड़ता है, वह विद्यार्थी की गणित समझ विकसित करने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जो आप बच्चे जो है आसपास की चीज़ों से, दैनिक चीज़ों से जब सीखते हैं तो वो क्या करते हैं, उनकी जो समझ होती है और अच्छी बढ़ती है और वो उन्हें मैथ से भी डर भी नहीं लगता और उन्हें सीखने में क्या होती है आसानी होती है और चीज़ों को सीख भी पाते हैं अच्छे से खेल-खेल के माध्यम से। और जो कि उनके सामने जैसे कि मान लीजिए आपको एरिया सिखाना है, कुछ भी सिखाना है, तो सामने जो भी चीज़ें हैं उनको करके सिखाने देंगे तो बच्चे क्या होंगे एक्टिव रहेंगे और उन्हें मैथ से बोर भी नहीं लगेगा। कथन कर रहा है कि विद्यार्थी कक्षा में अपने परिवेश से काफ़ी कुछ सीख कर आते हैं। बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थी जो है उस
परिवेश से भी बहुत कुछ सीखते हैं, दूसरे बच्चों की नकल करके, टीचर्स की नकल करके, घर में जो माता-पिता हैं, बहुत कुछ चीज़ें क्या होते हैं बच्चे सीख कर आते हैं। तो इसका ऑप्शन लग रहा है आगे है, देख लेते हैं। ऑप्शंस इसका जो है, ऑप्शन देखेंगे इसका। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लिखा गया है, तो लग रहा है कि ऑप्शन छूट गया है, कोई बात नहीं। चलिए देखेंगे, तो ऑप्शन इसका नहीं है। ऑप्शन इसका चूँकि ये सही है, यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं और आर यहाँ पे सही व्याख्या करता है किसकी? ए की। ठीक है, ये इसका आंसर सही है, तो इसको नोट कर लेंगे आप लोग। यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, ऑप्शन इसको नोट कर लेंगे। यहाँ पे ए और आर दोनों सही है ना? ए और आर का जो ऑप्शन सही होगा, जो भी ABCD रहा होगा, सही है। ए और आर दोनों सही है। देंगे इसको, ए और आर दोनों सही है और आर आर ए की सही व्याख्या करता है। सही व्याख्या करता है। ठीक है, नोट कर लेंगे इसे। ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो भी आपका रहा होगा वो लिखा नहीं गया, वो ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, नोट कर लेंगे इसे। चलेंगे इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो अभी तक आपके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप लोग पूछते हुए चलेंगे और सारे क्वेश्चंस को देखते हुए चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आने वाला है। इसके बाद क्वेश्चंस को देखना है और एक बार ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है। एक बार ट्राई करेंगे क्वेश्चन 5 क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, ए और आर वहाँ पे दोनों सही है, मतलब जो कथन दिया है और जो आपका कारण दिया है, दोनों चीज़ें सही हैं और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है, वो आपका आंसर क्या होगा? सही होगा। ठीक है, चलिए दोनों ही चीज़ें क्या थी? पॉजिटिव थी। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि घनाभ के आकार के एक उपहार बॉक्स को एक कागज से ढका जाता है। ठीक है, मतलब एक उपहार बॉक्स है और वो किस आकार का है? क्यूबॉइड के आकार का है। उसको एक कागज से क्या करना है? ढकना है, जिसकी लागत कितनी है? ₹0.50, 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। 50 पैसा कह सकते हैं इसको। यदि इस बाँस की विमाएँ कितना है? इसकी लेंथ है 8, ठीक है, ब्रेड्थ है आपकी 3 और हाइट है 5, तो कागज़ की लागत कितनी होगी? कितने रुपए कागज़ इसमें लगेगा? ठीक है, एक बार ट्राई करेंगे, बताएँगे क्या आंसर आएगा। चलिए, तो आपने ट्राई कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, देखेंगे, समझेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका एक अ, घनाभ के आकार का उपहार बॉक्स दिया गया है, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग, ये आपका मान लीजिए इस प्रकार का बॉक्स रहा होगा। जब 2 आयत को हम लोग मिलाते हैं, इस क्या आपका रेक्टेंगल को, तो क्या बनता है? आपका क्यूबॉइड बनता है। ये आपका मान लीजिए एक क्यूबॉइड है। क्या है? ये आपका क्या है? क्यूबॉइड है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? घनाभ क्या बोलते हैं इसको? घनाभ। ठीक है, ये आपका क्या है? घनाभ है और इसमें ये देखेंगे तो लेंथ है। लेंथ आपकी दी हुई है। ये आपकी इसकी लेंथ है, ये लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी क्या है? हाइट है। लेंथ आपकी दी हुई है, लेंथ कितनी है? LBH जिसे बोलते हैं हम लोग। लेंथ आपकी दी हुई है 8 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी दी हुई है? 8 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ दी हुई है आपके पास कितनी? 3 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी है? 3 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी आपके पास दी हुई है? हाइट आपके पास है 5 सेंटी। हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। LBH आपको दिया हुआ है, ठीक है। LBH दिया है तो सबसे पहले क्या करना है आपको? यहाँ पे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया निकालनी पड़ेगी, ठीक है। निकाल लेते हैं हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में? TS से बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्या होती है? ये होती है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। कॉन्सेप्ट को नोट करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है यहाँ पे? तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी पूरी एरिया निकाल लेंगे, टोटल सरफेस एरिया इसकी निकाल लेंगे। तभी हम लोग उस पे कागज़ लगाएँगे, क्योंकि कागज़ क्या होगा? पूरे सरफेस पे लगेगा। पूरे सरफेस को क्या करना है हमें? ढकना है, कवर करना है। तो पूरे सरफेस को अगर क्या करना है आपको? कवर करना है, तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालनी पड़ेगी। उसके बाद हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल के क्या करेंगे? कितना पैसा लग रहा है? 1 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, मतलब 1
वर्ग सेंटीमीटर एरिया को कवर करने के लिए 50 पैसे लग रहा है। जितना भी आपका यहाँ पे एरिया आएगी उसमें हम 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रुपया हमें मिल जाएगा कितना पैसा आपने लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं। तो 2L की वैल्यू कितनी आपकी है, L की वैल्यू है 8 और B की वैल्यू कितनी है 3। 8 3 कितना हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, वर्ग सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। और BH का मतलब 15 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस आगे आएंगे HL का मतलब 40 हो गया 40, और बाहर लिख देंगे हम लोग वर्ग सेंटीमीटर, या आपका लिख देंगे हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर, लिखेंगे इसको हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे हम लोग आते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे पहले। 40 में 15 ऐड करेंगे, 40 में 15 ऐड करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 55, और 55 में 24 ऐड कर देंगे, 5 4 कितना हो गया आपका 9, 7 2 5 2 7, कितना आएगा 79, और 79 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 158 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना सेंटीमीटर इसकी क्या है आपकी टोटल सरफेस एरिया है। अब 1 वर्ग सेंटीमीटर में यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 पैसा लग रहा है, कितना लग रहा है 50 पैसा। शायद आपको दिखाई ना, तो दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं इधर लिख देता हूँ इसको। ये आपका लिखा हुआ है 2 ब्रैकेट में 79 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि की लागत 0.5 प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, मतलब 1 वर्ग सेंटीमीटर में 50 पैसा लगता है। तो 158 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में कितना पैसा लगेगा, तो कागज की लागत निकाल देंगे। कागज की लागत हम लोग निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ पेपर जिसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ पेपर, कागज की लागत। जिस भाषा में आपको समझ में आता है उसमें नोट करेंगे, कागज की लागत या कास्ट ऑफ कागज बोलेंगे, कास्ट ऑफ पेपर इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 158 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा आपका 0.50। 0.50 का मतलब ये 1/2 है, आधा हो जाएगा, कितना रुपए लगेगा आपका 79 रुपये पूरा खर्च करना पड़ेगा। 80 रुपये से 1 रुपये आपको कम खर्च करेंगे तब उस क्यूबैड जो आपका उपहार आप देने वाले हैं किसी को, उसको आप लोग कवर कर पाएंगे। 79 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, बी में। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे, डाउट नहीं है तो एक बार थम्स अप कर देंगे या फिर यस सर लिख देंगे। और चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अभी तक आपके 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप लोगों को पूछते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 79 रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा, जो आप उपहार देने वाले हैं किसी को, उसको आपको कवर करने के लिए आपको 79 रुपीज़ खर्च करना पड़ेगा उसको ढकने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे, एक बार इसको ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको बताएंगे क्या आंसर आएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार आपको ट्राई करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार आराम से रीड करिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, के बाद एक बार कोशिश ज़रूर करिए, और जो भी आंसर आता है कमेंट के माध्यम से बताएंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, देखेंगे समझेंगे, लेकिन एक बार पहले कोशिश ज़रूर करेंगे। और मैथ्स में कमांड आपको आना लाना है तो आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बताएंगे क्या आंसर है। ये आपके एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है, आपके क्लास 6 का क्वेश्चन है, क्लास 6 का क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, बताएंगे क्या आंसर आएगा। और आपके पेपर में भी आया हुआ सीटेट में। क्वेश्चन कर रहा है कि 6 के सभी गुणनखंडों स्वयं को छोड़कर 6 को छोड़ देना है का योग कितना है, 6 के बराबर है। निम्न में से कौन सी संख्या इसी प्रकार के गुण को प्रदर्शित करती है, इसी प्रकार के गुण को कौन प्रदर्शित करता है बताएंगे। यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑप्शन ए 27 है, ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे बी कितना है आपका 36 है, और ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपके पास 32 सी दिया है, और ऑप्शन डी यहाँ पे देखेंगे तो आपका 28। 4 ऑप्शन हैं, बताएंगे क्या आंसर आए। क्लास 6 में एक आपका क्वेश्चन है, ठीक है, आपका एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को पहले देख लेंगे, हो सकता है उस कॉन्सेप्ट भी आपका क्वेश्चंस बन जाए। फिलहाल इसका कॉन्सेप्ट अलग है, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। क्या बोलते हैं,
परफेक्ट नंबर। एक नंबर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर। और परफेक्ट नंबर होता क्या है? परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जिसके हम लोग गुणनखंडों को ऐड करें तो उस संख्या का डबल हो। जो संख्या हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया है आपका 4, तो 4 के गुणनखंड कौन-कौन से होंगे? 4 किससे-किससे डिवाइड होगा? एक तो 1 से डिवाइड होगा, फिर 2 से और 4 से। अगर हम इन गुणनखंडों को ऐड कर दें इनको 1 + 2 + 4, तो ये 4 का डबल आना चाहिए। तब वो क्या होगा? परफेक्ट नंबर। तो यहाँ पे देखेंगे 4, 2, 6, 1 7 ही आ रहा है। कितना आ रहा है आपका? 7। इसका मतलब जो 4 है, 4 इज़ नॉट परफेक्ट नंबर। 4 जो है आपका वो परफेक्ट नंबर नहीं है। 4 आपका एक परफेक्ट नंबर नहीं। ये कहने का मतलब, ठीक है। लेकिन अगर 6 ले लें हम, 6 ले लें तो 6 के कौन-कौन से गुणनखंड होते हैं? तो 6 के होते हैं 1 से डिवाइड होता है, फिर 2 से, फिर 3 से, इसके बाद फिर 6 से। इसको देखेंगे, अगर इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे 1 + 2 + 3 प्लस कितना 6, 6 3 9 1 10 1 12। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? इस संख्या का ये संख्या क्या है? डबल है, तो इस यहाँ पे 6 क्या है? 6 एक परफेक्ट नंबर है, 6 इज़ ए परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर होता है, परफेक्ट नंबर एक ऐसा नंबर होता है, ध्यान देना है आपको, जिसमें हम लोग उसके सारे गुणनखंडों को, अभाज्य गुणनखंडों को, और जो कि आपका और जो गुणनखंड है अभाज्य के साथ-साथ, मतलब जिससे-जिससे वो डिवाइड होता है, कहने का अर्थ ये है कि 6 जिससे-जिससे डिवाइड होगा और उसको ऐड करेंगे, तो वो जो संख्या हमने ली उसका डबल आना चाहिए उनको ऐड करने में। जैसे यहाँ पे 6 का गुणनखंड कौन-कौन सा? 1, 2, 3, 6, और इसको हमने ऐड किया तो कितना आ रहा है आपका? 12। तो 12 क्या है? 6 का डबल है, इसलिए 6 आपका है परफेक्ट नंबर। तो 6 एक क्या है? परफेक्ट नंबर है। तो सेम यहाँ पे क्वेश्चंस भी सेम वही है, बस थोड़ा-सा यहाँ पे डिफरेंस कर दिया है। यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे 6 को छोड़ देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 का गुणनखंड कौन-कौन सा है? 1 है, और यहाँ पे 2 है, 3 है, और ये 6 है। यहाँ पे क्या क्या कह रहा है कि 6 को छोड़ देना है। इस 6 को क्या करना है? छोड़ना है। और छोड़ने के बाद कह रहा है कि अगर ऐड करें तो 6 ही आए, 12 नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है? 6 ही आए। तो देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हम 1 में 2 में 3 ऐड करते हैं तो 6 ही मिलता है हमें। ये देखेंगे तो ये कंडीशन ये फ़ॉलो कर रहा है कि अगर हम इनके सारे गुणनखंडों में से जो स्वयं का गुणनखंड है उसको छोड़ के ऐड कर रहे हैं तो 6 मिल रहा है। तो वैसे ही बताना है यहाँ पे कौन-सी संख्या है जिसका गुणनखंड जो है उस संख्या को छोड़कर ऐड करने पर वो कितना मिले, उसी के बराबर मिले। तो ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए कितना आपका है? 27 है। जैसे कि 27 गुणनखंड कौन-कौन से होंगे? ध्यान देना है कि आपको 27 नहीं लेना है, ठीक है? 1 होगा इसका गुणनखंड 1, 1 कितना होगा आपका? 3 होगा, और 1 9 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। 27 होगा, लेकिन 27 को हमें नहीं लेना है। जोड़ लीजिए यहाँ पे, तो 9 + 3 + 1 9 3 12 1 13। यहाँ पे देख रहे हैं 27 के बराबर नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा? गलत होगा। ऑप्शन ए आपकी इस कंडीशन को फ़ॉलो नहीं कर रहा है। चलिए चलते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है? 36 है। 36 किससे कटता है? तो 1 से कटेगा, और 1 के बाद ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। 6 के बाद आएँगे आगे, तो 6 के बाद ये आपका 9 से भी डिवाइड होगा, ठीक ना? 9 के बाद किससे डिवाइड होगा? 12 से भी, और 12 के बाद किससे डिवाइड होगा? 18 से भी। आगे 36 है, लेकिन 36 हमें नहीं लेना है। यहाँ पे देखें, ऐड करेंगे तो 36 से ज़्यादा आ जाएगा। चाहे तो ऐड कर लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग ऐड करके। 1 में +2 करेंगे, +3 करेंगे, +4 करेंगे, +6 +9, और +12 करेंगे, +18 करेंगे। 18 और 12 पहले ही कितना हो गया आपका? 30 हो गया, और 30 में 9 ऐड करेंगे तो 39। तब ये आपका ग्रेटर देन क्या आने वाला है? आपका नंबर जो है ग्रेटर देन 36 आने वाला है, ठीक ना? 30, ये नंबर मान लीजिए x आ रहा है, x क्या होगा? 36 से ज़्यादा ही आएगा। ये भी आपका सही नहीं होगा, ठीक है? चलिए ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में आपके पास क्या दिया हुआ है? 32, 32 दिया हुआ है। 32 कौन डिवाइड करेगा इसे? 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4 डिवाइड करेगा, 4 के बाद 8 होगा, 8 के बाद कौन डिवाइड करेगा इसको? तो 16 होगा। यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये भी ज़्यादा आएगा, 16 और 8 हो जाएगा। 16 में 8 जोड़ेंगे, 8 4 12, 12 और 16 कितना हो गया आपका? 16 और 12 28 हो गया, 28 3 31 ही आ रहा है। कितना आ रहा है? 31। और 31 क्या है? छोटा है 32 से, ठीक ना? 31 क्या है? छोटा है 32 से, मतलब ये भी ऑप्शन आपका गलत है। 32 आपको लेना ही नहीं है। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचा है लास्ट, जो कि क्या है? 28। इसका मतलब यही सही होगा। फिलहाल देख भी लेते हैं। चलिए यहाँ पे 28 लेना है, तो 28 को कौन डिवाइड करेगा? 1 से डिवाइड होगा, के बाद 2 से, 2 के बाद 4 से, 4 के बाद 7 से,
7 के बाद 14 से आगे हमें 28 नहीं लेना है, क्योंकि 28 को हमें छोड़ना है। चलिए ऐड कर लेते हैं। 1 में 2 जोड़ना है, 2 में 4 जोड़ना है, 4 में 7 और 7 में 14 जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 7 4 11 और 11 और 2 कितना हो गया 13, 1 14 और 14 14 कितना होगा आपका 28 होगा। ये क्या कर रहा है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही। ठीक ना? अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से बताएंगे, मैंने आसान भाषा में आपको समझा दिया है। और साथ में ये परफेक्ट नंबर को भी आप याद कर लेंगे। परफेक्ट नंबर क्या होता है कि कोई नंबर लेते हैं, अगर उसका हम लोग क्या लिखते हैं, जो जो उसको डिवाइड करते हैं उसके फैक्टर लिखते हैं, उस फैक्टर का सम जो है, जो हमारा नंबर है वो डबल होना चाहिए, नंबर का डबल होना चाहिए, वो क्या होता है आपका परफेक्ट नंबर होता है। परफेक्ट नंबर होता है। चलिए इसको नोट कर लेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चंस को मैं हाइड करता हूँ, कुछ दिखाई ना दे रहा हो तो उसको नोट करेंगे आप लोग। चलिए इसको नोट करेंगे, इसके बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पर इसे नोट कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आने वाला है, तो देखना है समझना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे क्या आंसर आएगा। ये आपका है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर में आपको ध्यान देना है कि नंबर्स का हम क्या लेंगे, गुणनखंड लेंगे, उनको ऐड करेंगे तो उस नंबर का क्या होगा, वो डबल होगा। तो क्या बोलते हैं हम लोग, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। चलिए ठीक है। चलिए इंडियन डिफेंस एग्जाम दिए आ गए हैं, प्रणाम प्रणाम जी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे। 7 नंबर का राज समीकरण x+2 बराबर 8। x+2 बराबर कितना यहाँ पे है, 8 है। x+2 इज इक्वल टू दिया हुआ है आपके पास 8 दिया हुआ है। को हल करते हुए गणित की कक्षा में विद्यार्थियों ने निम्नलिखित समाधान प्रस्तुत की। ठीक है, वहाँ के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने क्या बताया, x बराबर क्या होगा। ये विद्यार्थी बता रहे हैं x बराबर क्या होगा, 2 - 8 होगा। फिर बता रहे हैं कि x बराबर नहीं क्या होगा आपका 8+2 होगा। फिर बता रहे हैं नहीं x बराबर कितना होगा यहाँ पे x प्लस बता रहे हैं, x+2 + 8 बराबर 0 बता रहे हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को और लास्ट में वो बताते हैं कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 8/2। चलिए ये बता रहे हैं विद्यार्थियों ने जो अवधारणा उपार्जित नहीं की है वह है। यहाँ पे बता रहा है कि विद्यार्थियों ने कौन सी अवधारणा को नहीं समझ। ऑप्शन ए का रहा है समानुपातिकता, ऑप्शन बी है समता, ऑप्शन सी है गुणन और ऑप्शन डी है व्याकलन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए का मतलब है प्रोपोर्शनैलिटी की बात हो रही है, तो प्रोपोर्शनैलिटी की बात तो यहाँ पे कुछ नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे बी देखेंगे इक्वलिटी, इक्वलिटी की बात है, इक्वल्स यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन सी का रहा है गुणन, गुणन का मतलब मल्टीप्लिकेशन की बात यहाँ पे हो रही है, नहीं हो रही है। ऑप्शन डी का रहा है व्याकलन, व्याकलन का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे देखने से ये लगता है कि जो बच्चे हैं वो जो है इक्वल का मतलब समझ नहीं पाए हैं, कि अगर हम इक्वल के बाद किसी भी नंबर्स को, ठीक है, क्या करते हैं, उसको हम ट्रांसपोज करते हैं, पंचांतर करते हैं, तो माइनस का साइन क्या होता है, चेंज होता है। उस साइन को उन्होंने नहीं समझ पाया है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, बार बार गलतियां कर रहे हैं और अंत में उन्होंने आंसर्स भी क्या दिया है, गलत दिया है। तो समता का जो है यहाँ पे मतलब है उसको उन्होंने समझ पाया है, इक्वलिटी के मतलब को उन्होंने नहीं समझ पाया है। कि अगर यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है तो हम करते क्या हैं, वेरिएबल्स को अलग करते हैं और नंबर्स को जो कि आपका कांस्टेंट है उसको अलग करते हैं। और अलग करने के लिए ध्यान देना, जब भी हम इक्वल टू के हम लोग अदर साइड में ले जाते हैं तो साइन क्या होती है, चेंज होती है। अगर प्लस की साइन है तो माइनस में होती है और माइनस की होती है तो प्लस में होती है। ये सारी चीज़ें बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए बच्चे क्या कर रहे हैं, गलतियाँ कर रहे हैं। और वो कौन-सी यहाँ पे गलती है जो बच्चा बार-बार कर रहा है, तो वो गलती क्या है, इक्वलिटी की, समता की, इक्वलिटी की, बराबर की कहानी बच्चा अभी नहीं समझ पाया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी सही होगा। ठीक है? फिलहाल होना क्या चाहिए यहाँ पे, तो बच्चा अगर समझा होता, जाना होता तो बच्चा क्या करता, यहाँ पे इसको 8 - 2 लिखता और x की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे 6 आती। क्या आती? 6। उन्होंने इक्वल्स की जो वैल्यू है उसको नहीं समझ पाया है,
इक्वल टू का मतलब क्या होता है, बार बार वो गलतियां कर रहा है, एक बार 2 - 8 लिख रहा है, एक बार 8 + 2 लिख रहा है इक्वल टू, क्योंकि और यहाँ पे चूंकि देख रहा है कि x + 2 = 8 है, लेकिन उसको अलग तरीके से इक्वल टू पर उसका ध्यान ही नहीं है, मतलब उसको लगता है कि इक्वल टू से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे है, उस प्रकार से उसने सॉल्व किया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही। ठीक है, कोई डाउट है तो आप लोग बताएंगे, मैंने आसान भाषा में समझा दिया है। और चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे बच्चा जो है इक्वल के बारे में नहीं समझ पाया है, इसीलिए वो गलतियां कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार रीड करेंगे ध्यान से और कोशिश करेंगे जो भी आंसर आएगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे। एक बार क्वेश्चंस को ध्यान से रीड करना। चलिए क्वेश्चंस को देखेंगे यहाँ पे, तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वर्ग संख्या 6 से विभाज्य है। एक वर्ग संख्या है जो 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य होने वाली वर्ग संख्या क्या होगी, तो हम मान लेते हैं 36 है, क्योंकि 36 क्या होगी, 6 से विभाज्य होगी। माना जो है, माना मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, लेट लिख सकते हैं, जो भी लिखना हो लिख लेंगे। लेट द नंबर इज, लेट द स्क्वायर नंबर इज 36 मान लेते हैं। जो वर्ग संख्या है, माना वर्ग संख्या कितनी है आपकी 36। ठीक है, वर्ग संख्या इज इक्वल टू 36। 36 को अगर हम 6 से विभाजित भी करेंगे तो हो जाएगी। कितना आएगा यहाँ पे, 6 आंसर आएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है तब निम्न में से इस कथन का उस वर्ग संख्या के बारे में सदैव सत्य होना आवश्यक नहीं है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही नहीं है, गलत है 36 के बारे में। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वह संख्या 36 से विभाज्य है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 36 है तो 36 से विभाज्य होगा ही। कितने बार में, एक बार में। ठीक है, चलेंगे आगे। कह रहा है इस संख्या का वर्गमूल 6 से विभाज्य है। बिल्कुल सही बात है, अगर हम 36 का वर्गमूल निकालते हैं क्या आएगा, 6, और 6 6 से विभाज्य है। ये भी कितना आएगा आपका 1। ये भी सही है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, और ये भी क्या आपका है, सही है। चलेंगे आगे। इसका वर्गमूल 3 से विभाज्य है। देख लेते हैं, यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे 36 का, कितना आएगा 6, और 6 3 से विभाजित है, क्योंकि क्या आएगा यहाँ पे 2 आएगा। ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे जो सही है वो आंसर नहीं होगा, जो गलत होगा वो आंसर देना है आपको। ऑप्शन नंबर इसका मतलब 4 क्या होगा, डी क्या होगा आपका, गलत होगा, क्योंकि अभी तक 3 जो है ऑप्शन आपके सही हो चुके हैं। तो ऑप्शन डी कह रहा है वह संख्या 24 से विभाज्य है। ठीक है, देख लेते हैं, तो 36 में अगर हम 24 से भी ये तो नहीं कटेगा। ठीक है, नहीं डिवाइड होगा, और नहीं डिवाइड होगा पूर्णतः, तो इसलिए क्या होगा, ये सही नहीं है। और ये आएगा कितना आपका 3/2 आएगा, जो कि पूर्णतः विभाजित नहीं है। ये यहाँ पे यही क्या आपका है, गलत है। और जो गलत है वही क्या है, सही है, क्योंकि यहाँ पे गलत ही पूछा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग बताएंगे, नोट कर लेंगे। और जैसा क्वेश्चंस आपका, जिस प्रकार से क्वेश्चंस ने कहा है उसी प्रकार से सोचना है, समझना है, उसी प्रकार से काम करना है। और सारी चीज़ों को डेली जब करते हुए चलेंगे तो बिल्कुल आसान है, बस आपको थोड़ी सी समझ बन जाएगी एक बार, तो आसानी से पेपर में कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए डेली प्रैक्टिस जरूरी जरूरी करना है आपको। डेली आप 1 घंटे भी पढ़ेंगे, अगर अभी आपके पास समय है 2 3 महीने, तब भी आसानी से आप लोग सीटेट क्लियर कर पाएंगे। इसमें कोई भी मतलब आपको ज़्यादा पढ़ लेने की जरूरत नहीं, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस डेली आपको प्रैक्टिस करना है। बस ये दिमाग में रखना है कि डेली हमें 10 12 20 क्वेश्चन डेली लगाते हुए चलना है, कि हमारी प्रैक्टिस बनी रहे। हम जल्दी से मल्टीप्लिकेशन करना, डिवाइड करना, कॉन्सेप्ट क्या फार्मूला यूज होगा, टाइम मैनेज करना, ये सीख पाएंगे तो आसानी से एग्जाम आप लोग क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 की तरफ हो गया, 9 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, बताएंगे क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार ट्राई करेंगे, और जो भी आंसर आएगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पी और क्यू द्वारा क्यू शर्त क्यू सशर्त कथन है। आप यहाँ पे पी दिया हुआ है कि 1 7 से कम है, और क्यू 2 8 से कम है। ठीक है, पी और क्यू दो चीजें दी हुई हैं। पी जो कह रहा है कि 1 7 से कम है, और 2 8 से कम है। ठीक है, प्रत्येक 1 7 से कम के लिए एक ऐसा 2 होगा जो 8 से कम है। अच्छा, यहाँ पे द्विसशर्त कथन बोल रहा है,
में हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ का साइन लगाते हैं, जिसे हम इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं, ठीक ना। केवल और केवल यदि, ठीक है। इस प्रकार का जो यहाँ पे ऑप्शंस होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, सही करेंगे। बात आपको ध्यान देना है, ठीक है, जिसमें दोनों तरफ का आपका क्या होता है, साइन होता है एरो का, हम इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं। ये तो नहीं सही होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी देखेंगे, एक साथ से कम है अगर और केवल अगर, ये सही है। यदि या ये बोलते हैं कि यदि और केवल यदि, या फिर उसको हम अगर भी कहते हैं, अगर और केवल अगर 2 8 से कम है। यहाँ पे द्यू सशर्ती आपका जो ऑप्शन है वो क्या है, आपका बी है, ठीक ना। क्या है आपका, बी है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। नोट कर लेंगे इसे। कोई डाउट है तो आप लोग बताएंगे। ऑप्शन सी कह रहा है एक साथ से कम है, तो 8 तो 8 से कम होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपको दोनों तरफ का साइन लगाना है, तो एक साथ से कम नहीं है और 2 8 से कम नहीं है। ये भी आपका क्या है, गलत है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि द्विव सशर्त क्वेश्चन कर रहा है, द्विव सशर्त कथन है, तो यहाँ पे आपका दोनों तरफ का एरो होगा। इसका मतलब होता है अगर और केवल अगर, या फिर यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को ट्राई करेंगे, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक पटाखे बनाने वाली कंपनी में केमिस्ट के पद पर नियुक्त होने के बाद, एक पटाखे वाली कंपनी में केमिस्ट के पद पर नियुक्त होने के बाद मीनू को बताया गया कि एक विशिष्ट प्रकार का बारूद बनाने के लिए कार्बन, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट को 3:2:1 में मिलाया जाना चाहिए। यदि कह रहा है कि 1.2 केजी बारूद बनाया जाना है तो उसके लिए कितना सल्फर लेना चाहिए। ऑप्शन आपके पास है 200 ग्राम, ऑप्शन तीन बी है आपके 300 ग्राम, ऑप्शन सी है 400 ग्राम, ऑप्शन डी है 600 ग्राम। ठीक है, एक बार ट्राई करेंगे और बताएंगे क्या आंसर आएगा। तो ये देखेंगे यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि कार्बन है, सल्फर है और पोटेशियम है। कार्बन का सिंबल होता है सी, और सल्फर का होता है आपका यस, और पोटेशियम का होता है के। तो इस यस के हो गया आपका C/यस के बराबर दिया आपका कितना, 3:2:1। ठीक है, टोटल सम निकाल लेंगे यहाँ से, सबका क्या है, टोटल रेशियो सम निकाल लेंगे। टोटल अनुपात का सम कितना है, ये मिलेगा आपको 3+2+1, कितना आ गया 6। जो रेशियो का अनुपात है, रेशियो का जो जोड़ है यहाँ पे, अनुपातों का जो योग है वो कितना मिल गया आपका, 6 मिल गया। अनुपातिक योग यहाँ पे 6 मिल गया, 3+2+1, और इसमें भाग सल्फर का कितना है, 2 है। अच्छा, लेकिन इससे पहले ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1.2 केजी बारूद बनाना है सबको मिला करके। मतलब अगर 6, यहाँ पे टोटल अनुपातिक योग 6 है, और 6 को मिला करके आपको 6 चीज़ों को मिला करके यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, 1.2 केजी हम लोग बारूद बना रहे हैं। तो एक में कितना बनेगा, ये बनेगा 0.2 केजी, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फर की मात्रा कितनी होगी, पूरा 6 है तो 6 बराबर किसके है, 1.2 केजी के। तो एक बराबर कितना होगा, 0.2 के, क्योंकि यहाँ पे 6 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड। तो सल्फर इसमें कितना यूज किया गया है, 2। कितना यूज किया गया है, 2। तो एक की वैल्यू 0.2 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 0.4 केजी, जो किसके बराबर होगी, 400 ग्राम की। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सल्फर कितना यूज किया गया है, 400 ग्राम यूज किया गया। इस बारूद में 400 ग्राम सल्फर यूज किया गया, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। कोई डाउट है तो आप लोग बताएंगे और इसको नोट करेंगे। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इन चीज जब सबको हम ऐड कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, और 6 किसके बराबर है, 1.2 केजी के। इन सबको ऐड करके 3:2:1 में इसको ऐड किया गया है। इन तीनों को ऐड कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, उस 6 की वैल्यू 1.2 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 0.2 केजी के बराबर होगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं सल्फर कितना पार्ट यूज किया गया, 2 पार्ट, तो एक की वैल्यू 0.2 है, तो 2 की कितनी होगी, 0.4 केजी, जो कि 400 ग्राम के बराबर होगी। इसका मतलब सल्फर जो है 400 ग्राम यूज किया गया है, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसके बाद अभी तक आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग बताएंगे, और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया भाई लाइक कर देंगे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 11 एक बार ट्राई करेंगे क्या आंसर आएगा इसका। देखिए एक क्वेश्चन आपका दो एक क्या लगभग आपके 3-4 क्वेश्चन ज्योमेट्री से मिलेंगे जिसमें आपके क्वाड्रिलेटरल और ट्रेंगल और ट्रेंगल की प्रॉपर्टी सारी चीज़ों को आप लोग देखेंगे समझेंगे। यहाँ पे देखेंगे आपका क्वाड्रिलेटरल से क्वेश्चन है, बताएंगे क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि यम ओ आर ई एक समलंब है, ठीक ना। क्या आपके पास है समलंब, तो समलंब हम लोग बना लेते हैं। समलंब देखेंगे, ये आपका क्या है समलंब है, ठीक है। ये आपका क्या है समलंब है। समलंब में होता क्या है, यहाँ पे दो भुजाएं क्या होती हैं पैरेलल और दो क्या होती हैं नॉन पैरेलल। जो नॉन पैरेलल होती हैं वो इक्वल होती हैं। चलेंगे यहाँ पे देखेंगे इसका नाम क्या दिया हुआ आपका, इसका नेम है यम ओ आर ई, मतलब एक वर्टेक्स यम है, दूसरा ओ है, इसके बाद ये आर है, इसके बाद ये आपका ई है, ठीक है। यम ओ आर ई आपका क्या है, ये वर्टेक्स का नेम है। जिसमें कह रहा है कि यम ओ और आर ई क्या है आपस में पैरेलल है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, यम ओ और आर ई क्या है आपस में पैरेलल है, ठीक है। क्वेश्चंस के अनुसार यहाँ पे यम ओ और आर ई क्या है यहाँ पे आपके पैरेलल हैं। और यहाँ पे यम ओ की जो वैल्यू आपकी दी हुई है 24 दी हुई है। यम ओ की जो वैल्यू है ये 24 है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे आर ई की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास 18 यूनिट दिया हुआ है। अब ये सेंटीमीटर की है, मीटर में ये नहीं दिया हुआ है। 24 यूनिट और आपकी 18 यूनिट। यदि कह रहा है कि इस समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। चलिए जो चीज़ें दी उसको लिख लेंगे। तो समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, ट्राइपेजियम बोलते हैं इसको। ये कितना दिया हुआ है 336 वर्ग इकाई दिया होगा, ठीक ना, स्क्वायर यूनिट। 336 आपका स्क्वायर यूनिट है, 336 स्क्वायर यूनिट है। तो कह रहा है यम ओ और आर ई के बीच की दूरी होगी, यम ओ और आर ई के बीच की दूरी आपको पूछ रहा है, ये दूरी आपसे पूछ रहा है, ये दूरी क्या होगी, ठीक है। ये दूरी को हम मान लेते हैं एच होगी, और इसको हम मान लेते हैं कि ये आपका साइड जो होगा ये ए के बराबर है, किसके बराबर है ए के, और ये बराबर है बी के। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है 1/2, ठीक है, पैरेलल साइड का सम, मतलब ए प्लस बी इंटू हाइट क्या आपका एच। और इसकी वैल्यू आपको दी भी हुई है 336 रखेंगे यहाँ पे। और 336 जो चीज़ें हमें मालूम है उसे रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। तो 336 इंटू 2 और 18 में क्या करेंगे हम लोग 24 को ऐड कर देंगे, क्या मिलेगा 8 4 12 का 2, और 2 1 3 1 4 आपका मिलेगा 42 इंटू एच की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 21। तो एच को हम लोग निकालना हमें, तो एच की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 336/21 हो जाएगी, कितनी आएगी 336/21, ठीक है। 21 से हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे, तो वन टाइम जाने वाला है, वन टाइम, वन टाइम जाने वाला है, आपका बचेगा कितना 33 में से हम 21 को माइनस करेंगे। तो 3 में से कितना गया आपका 1, तो बचेगा 2। और यहाँ से देखेंगे 3 में से 2 का कितना बचेगा 1, तो 100 क्या बचा आपका 26, 100 कितना बचा है 26। अब 126 को यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे 21 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 21 को हम लोग को 21 को हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर 6 से, तो यहाँ पे 6 और 12 126 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 6 बार जाएगा। यहाँ से आएगा आपका 16, किस में आएगा इकाई में, कोई भी यूनिट होगी तो यहाँ पे हाइट कितनी आएगी आपकी 16 इकाई आएगी, 16 यूनिट आएगी। चेक करेंगे यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। तो इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लेंगे, इस कॉन्सेप्ट आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। और कल के सेशन में भी हमने जो है इसकी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछ लिया था। कभी कभी क्या करता है डायरेक्ट इसके प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कल के सेशन में आप देखा था कि इसकी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा था कि अगर यहाँ पे हम बताया हमने कि जो पैरेलल साइड होती हैं वो इक्वल नहीं होती, लेकिन जो नॉन पैरेलल साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। असमांतर जो रेखाएं यहाँ पे दिख रही हैं आपको, जैसे कि यहाँ पे यम ई और जो ओ आर है ये बराबर होती हैं, लेकिन यहाँ पे यम ओ और ई आर जो है क्या आपके बराबर नहीं होते। लेकिन पैरेलल आपके यम ओ और आर ई है लेकिन बराबर नहीं है। और यहाँ पे ओ आर और एम ई क्या है आपके आपकी पैरेलल रेखाएं नहीं है, ये समान असमांतर रेखाएं हैं, नॉन पैरेलल लाइंस हैं, लेकिन आपकी ये बराबर होती हैं। ये कभी कभी इसके डायरेक्ट क्या पूछ लेता है आपका इसके प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछ लेता है, या तो आपको डायरेक्ट क्या करेगा इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा क्षेत्रफल के माध्यम से।
तो इसको आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट को नोट कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नोट कर लेंगे और इसके बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। चलिए एक बार उसको ट्राई करेंगे, इससे पहले इसको नोट कर लेंगे एक बार। चलिए इसको आपने नोट कर लिया होगा, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट विषय वस्तु में अधिकांश प्रश्नों को शामिल करता है? उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन बी है यहाँ पे मानक संदर्भित परीक्षण, और ऑप्शन डी है यहाँ पे योगात्मक परीक्षण। ठीक है, तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट विषय वस्तु में अधिकांश प्रश्नों को शामिल करता है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा निदानात्मक परीक्षण, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, डायग्नोस करना। ठीक है, क्या करना? डायग्नोस करना। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे बिल्कुल आपका सही होगा। तो इस सेशन के आपके 12 क्वेश्चन रहे। तो किसी भी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और सारे क्वेश्चंस को एक बार आप फिर जो है क्लासेस को देखेंगे और सारी चीज़ों को समझेंगे, और जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको नोट करते हुए चलेंगे। और आज के सेशन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और जिन्होंने अभी तक भी सेशन को लाइक नहीं किया होगा भाई लाइक कर देंगे, और सेशन को हाइप कर देंगे आप लोग, और अपने फ्रेंड सर्किल में या फिर आपके रिलेशंस में कोई भी सीटेट की तैयारी कर रहा होगा तो वहाँ पे शेयर कर देंगे। इतना काम आप करना है और डेली प्रैक्टिस करते हुए चलना है। एक भी सेशन आपको नहीं मिस करना है, सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सारा प्रैक्टिस सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे कॉन्सेप्ट को नोट करना है। और अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि देखिए फिर इस बार सीटेट कब आएगा, इससे पहले आपकी बहुत सारी वैकेंसियाँ निकल जाएंगी, जैसे कि इस बार निकल गई। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि अब जो सीटेट आ जाए जिसे हम पास कर लें तो हम लोग कहीं एलिजिबल हो जाएँ आपके सेंट्रल में। ठीक है, क्योंकि एज भी आपकी निकलती जा रही है, तो इस बातों का ध्यान रखिए। जो भी जो मौका मिल रहा है उसको आप देखते हुए समझते हुए जल्दी से उसको क्वालिफाई करिए, और सारी चीज़ों को पढ़ते हुए चलिए। जो आपकी चीज़ें थोड़ा सा आपकी ऐसी हैं जिसको कि आपके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी है, उसको अभी समय, जैसे कि आपका मैथ है, साइंस है, बस आपको मेहनत करना पड़ेगा इस पे, तो इसको थोड़ा मेहनत करते चलिए। बाकी हिंदी हिंदी हुआ आपका, ये सब चीज़ें तो आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं, एग्जाम के समय भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको अभी से आप देखते हुए चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, तो कुछ चीज़ें पढ़े रहेंगे तो उस समय आपका बर्डन कम रहेगा, कुछ ही चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। तो कुछ चीज़ों को आप अभी से देखते हुए चलिए, समझते हुए चलिए, जिससे कि आपका बर्डन भी कम रहेगा। ठीक है, चलिए कोई डाउट है अभी भी तो आप लोग बताएंगे, और कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताया करिए। ये आपके 12 क्वेश्चन आज के सेशंस के। ठीक है, फिर हम लोग कल के सेशन में मिलते हैं, कल हम लोग कुछ फिर नए क्वेश्चंस करेंगे। और डेली हमारा सेशन जो है 3 बजे आपका क्लासेस होती हैं, तो 3 बजे आपको जुड़ना है हमारे साथ। ठीक है, और डेली आपको पढ़ते हुए चलना है। जब भी क्लास हो तो आप प्रिपेयर रहिए। ठीक है, प्रिपेयर रहिए और साथ में मोटिवेट रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में सीटेट के लिए। और बाकी जो लोग एलटी दे रहे हैं, जेआईसी देने वाले हैं, या फिर पीजीटी पीएचडी देने वाले हैं, तो हमारी अगली क्लास में मिलेंगे। मैथ्स आपके 4-15 क्लासेस होती हैं उसकी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और सीटेट वाले मिलेंगे हमसे कल की क्लास में। ठीक है, सबको बाय बाय, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और डेली पढ़ते हुए चलिए। ठीक।